हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल जितेंद्र पांडे एजुकेशन केमिस्ट्री। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं लास्ट 2 डेज में। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले बेसिकली थोड़ा बहुत जान लेना है और अपनी पुरानी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए हमको अच्छे से रिवाइज करना है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम इतनी लेसन है हमारी केमिस्ट्री के और कैसे हम 1 बाय 1 सारे लेसनों के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को गेन करेंगे। तो चलिए पहले लेसन को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है विलेन। तो स्टूडेंट, आ गए हम लोग अपनी स्क्रीन पर। सामने आप देख सकते हैं कि कैसे विलियन में हमारी 6 से 7 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है जो ऑल टाइम पेपर में रिवाइज होते रहते हैं। तो इन पॉइंटों को हमको अच्छे से गेन करना है, अच्छी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। और ये मान के चलिए कि विलियन लेसन से मिनिमम आपको 6 या 7 मार्क्स मिलने वाले हैं इस इतने टॉपिक से। तो वे स्टूडेंट जिन्होंने भी क्वेश्चन नहीं नोट किया है तो वो अपनी रफ निकाले और इन क्वेश्चन को नोट कर ले। तो स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला बिलियन लेसन से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोलरता। स्टूडेंट, एग्जामिनेशन 2024 में आपको ये एक नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन में मोलरता क्या है और इसका मात्रक लिखना होता है। तो किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर विलयन या विलायक में घुले मोलों की संख्या को कहते हैं। इट मीन्स अगर 1 लीटर जल है तो उसमें जितना विलय घोला गया है वही उसकी मोलरता कहलाती है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोललता। तो स्टूडेंट, मोलरता और मोललता में जरा सा डिफरेंट है। मोललता में जो सोल्यूशन यूज होता है वो किलोग्राम में यूज होता है, जबकि मोलरता में जो सोल्यूशन यूज होता है वो लीटर में यूज होता है। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सिम्बोलाइज करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो मोल प्रति किलोग्राम होती है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन। स्टूडेंट, क्वथनांक में उन्नयन कब होगा? जब कोई चीज़ उबल रही हो और उसमें हम कोई अन्य पदार्थ मिक्स कर दें तो उसके उबलने का टाइम बढ़ जाता है। यही प्रोसेस क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। अगर इसको राइटम में देखें तो जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलयन को डालते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है क्वथनांक बढ़ जाएगा और यही प्रोसेस क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा टीवी से प्रकट करते हैं और इसका फार्मूला m/kV होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा होने वाला है हिमांक में औनमन। स्टूडेंट, हिमांक में औनमन कब होता है? जब किसी चीज़ का फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे मान लीजिए जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, तो इसमें अगर हम कुछ मिलाएंगे तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट में अपने आप कमी आ जाएगी। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? हिमांक में औनमन। इसे डेल्टा TF से प्रकट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अगर हम किसी विलयन को कंसीडर n और n से करें, स्मॉल n और कैपिटल N, जिसमें स्मॉल n विलेय हो और कैपिटल N विलायक हो, तो हमारा मोल प्रभाज फार्मूला स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N बनेगा। तो स्टूडेंट, इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है राउल्ट का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउल्ट ने सन 1886 ईस्वी में वाष्प दाब और मोल प्रभाज के संबंध में अपना एक नियम दिया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट रूल है हेनरी का नियम। हेनरी ने किसी गैस की द्रव में विलेयता के संबंध में अपना नियम दिया था। इस नियम में इन्होंने बताया कि किसी गैस की द्रव में विलेयता जितनी अधिक होगी, विलयन का वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन परासरण दाब की ओर। परासरण दाब होता क्या है? तो जब भिन्न भिन्न दो विलयनों को एक साथ रखते हैं तो कम सांद्रता वाले विलयन ज़्यादा सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन नहीं कर पाते, जबकि ज़्यादा सांद्रता वाले विलयन कम सांद्रता की ओर आने लगते हैं। तो एक दाब लगाया जाए जिससे कम सांद्रता वाले विलयन ज़्यादा सांद्रता की ओर चले जाएं, वही दाब परासरण दाब कहलाता है। और इस दाब के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन और विलियन लेसन का सबसे अंतिम क्वेश्चन तैयार करते हैं।
जो है क्या, परासरण और विसरण में अंतर। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं। परासरण केवल द्रव में संभव है, जबकि विसरण सभी चीज़ों में संभव हो सकता है। परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, विसरण में ऐसी झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती। परासरण ओनली वन डायरेक्शन में पॉसिबल है, जबकि विसरण किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अपने बिलियन लेसन को कवर किया है। इस लेसन से 6 मार्क्स के नंबर आएंगे। ऐसे ही और लेसनों की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।